डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में चैप्टर 4 स्टार्ट किया था और चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज में हमने इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ सर्विसेज के बारे में पढ़ा था। आज हम डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस। जनरली द टर्म्स इंश्योरेंस एंड एश्योरेंस आर कंसिडर्ड द सेम थिंग। जनरल सेंस में लोग इंश्योरेंस और एश्योरेंस को सिमिलर कंसिडर करते हैं, बट दीज टूज आर नॉट सिनोनिमस। परंतु ये दोनों जने पर्यायवाची समानार्थी लगते हैं पर है नहीं है। इन दोनों का समान अर्थ नहीं है। दीज टू आर डिफरेंट इन मीनिंग। ये दोनों का अलग अलग अर्थ है। क्या अर्थ है, बात करते हैं। एश्योरेंस रेफर्स टू ए कॉन्ट्रैक्ट इन विच द सम एश्योर्ड इज बाउंड टू बी पेड सूनर और लेटर। एश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो या तो पहले या फिर बाद में किसी न किसी कंडीशन में सम अमाउंट, कुछ न कुछ अमाउंट जो है, जो कि मैच्योरिटी डेट या फिर पर्सन की डेथ, दोनों में से कुछ भी होने पर प्रोवाइड करवाता ही है। इन केस ऑफ एश्योरेंस द सम एश्योर्ड इज पेड ओनली व्हेन द इंश्योर्ड सफर ए पर्टिकुलर लॉस। पहले इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस के अंदर जब भी किसी पर्सन को कोई लॉस होता है पर्टिकुलर टाइप का, तो उस लॉस होने की सिचुएशन में उसे कंपनसेशन मिलता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, in case of fire insurance, the compensation is given to the insured only when he suffer a loss due to fire. अगर किसी पर्सन ने इंश्योरेंस कंपनी से फायर इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर उसे फायर की वजह से लॉसेज होते हैं, डैमेजेस होते हैं, कॉजेज होते हैं, तो उस कंडीशन में ही उसे क्या मिलेगा? इंश्योरेंस मिलेगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एश्योरेंस। इंश्योरेंस के अंदर हम वेरियस सब्जेक्ट मैटर को इंक्लूड करते हैं, पर एश्योरेंस की अब जब भी बात करते हैं तो एश्योरेंस किससे रिलेटेड होता है? लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड इंश्योरेंस के लिए हम एश्योरेंस वर्ड का यूज करते हैं। बिकॉज इन दिस कॉन्ट्रैक्ट द इंश्योरर is bound to pay the compensation either at the death of the insured or on expiry of time period of policy in whichever comes earlier. एश्योरेंस के अंदर क्या होता है? अभी हमने इंश्योरेंस की बात करी, तो इंश्योरेंस के अंदर ओनली कॉजेज होने पर, डैमेजेस होने पर कंपनसेशन मिलता है, तो हम इसे इंश्योरेंस कहते हैं। पर एश्योरेंस किससे जुड़ा हुआ है? लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। और एश्योरेंस के अंदर जो इंश्योरर होता है वो बाउंड होता है, दो कंडीशन के लिए बाउंड होता है इंश्योर्ड को पेमेंट करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन, अगर इंश्योर्ड की डेथ होती है तो भी उसे कंपनसेशन देना है, और उसकी डेथ नहीं होने पर मैच्योरिटी डेट इंश्योरेंस की फुलफिल हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसे पेमेंट करना है। लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ पॉलिसी इन विचएवर कम्स अर्लियर, या तो पर्सन की डेथ हो जाए या फिर मैच्योरिटी पीरियड पहले आ जाए, दोनों में से जो भी चीज़ पहले होगी, ऐसी सिचुएशन में इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? लाइफ इंश्योरेंस का जो भी कंपनसेशन है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, और इसे हम क्या कहते हैं? एश्योरेंस कहते हैं। सीधा सा मीनिंग, एश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के कौन कौन से टाइप हैं, वन बाई वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस। हमने बात करी लाइफ इंश्योरेंस को हम कैसे कंसीडर करते हैं? एज ए एश्योरेंस। फर्स्ट डिस्कशन करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस है क्या? द लाइफ इंश्योरेंस इज रिलेटेड विथ टू टाइप्स ऑफ रिस्क। लाइफ इंश्योरेंस को हम दो टाइप की रिस्क के अंदर इंक्लूड करते हैं। जब पर्सन, फर्स्ट रिस्क डाइंग टू अर्ली। फर्स्ट रिस्क कब? पर्सन को जब ये लगता है, उसके मन में ये फियर होता है कि उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी। एंड सेकेंड, रिस्क ऑफ डाइंग टू लेट। और पर्सन को जब ये लगता है कि वो देर से उसकी डेथ होगी तो उसके परिवार का क्या होगा। ये दो सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में पर्सन क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस या लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी को लेता है। जनरली पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी व्हेन दे हैव द फियर ऑफ डाइंग टू अर्ली।
जनरली पर्सन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कब लेता है? जब उसके मन में ये भय होता है कि उसकी डेथ जल्दी हो जाएगी। देन टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू देयर फैमिली, उसके बाद उसकी फैमिली का क्या होगा? तो उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए वो क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। दे टेक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। समटाइम्स people take life insurance policy to get financial support and economical independence during their old age। और दूसरा सिचुएशन जब भी हमने बात करी थी कि पर्सन को जब ये लगता है कि उसकी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है, इकोनॉमिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है, उसकी ओल्ड एज में जब वो वर्क नहीं कर पाएगा, ऐसी सिचुएशन में भी पर्सन क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। When people think of living too late, then to get some financial support during old age, also the life insurance policy is taken। ओल्ड एज में फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए भी पर्सन क्या करता है? लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। इन लाइफ इंश्योरेंस द सम एश्योर्ड इज पेड एट द डेथ और ऑन मैच्योरिटी। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर पर्सन को जो अमाउंट है एश्योरेंस का वो कब मिलता है? या तो पर्सन की डेथ हो जाए या फिर मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाए, विच एवर कम्स अर्ली, दोनों में से जो भी चीज़ जल्दी हो जाए, पहले हो जाए। इफ़ ए पर्सन डाइज अर्ली हिज फैमिली गेट्स कंपनसेशन अमाउंट, और पर्सन की डेथ हो जाती है तो जो कंपनसेशन अमाउंट है वो किसे मिलता है? उसकी फैमिली को मिलता है। एंड इफ़ ए पर्सन सर्वाइव्स देन ही she herself can get the policy amount in life insurance। और अगर वो कंटिन्यू सर्वाइव करता है, जीवित रहता है, तो वो मैच्योरिटी डेट पर कंपनसेशन ले सकता है। द इंश्योर्ड हैज़ टू पे ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्रीमियम and in return the compensation is assured at his death or at the maturity period whichever comes early। कंपनसेशन रिसीव करने के लिए, एश्योरेंस के लिए इंश्योर्ड को क्या करना होता है? कंटिन्यूसली कुछ ईयर तक उसे इंश्योरेंस की जो प्रीमियम है, एश्योरेंस की जो प्रीमियम है, वो सबमिट करानी होती है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के 2 टाइप हैं। 2 टाइप से हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। फर्स्ट, होल लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी, मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, होल लाइफ का मतलब पूरे जीवन के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना। Under this policy, the insured sum is paid only on the death of insured। इंश्योर्ड को इस पॉलिसी के अंदर, होल लाइफ पॉलिसी के अंदर पेमेंट कब मिलता है? जब उसकी केवल डेथ होने की सिचुएशन में ही उसे पेमेंट मिल पाता है। इट मीन्स द पॉलिसी इज टू रन फॉर द होल लाइफ ऑफ एश्योर्ड। इसका मतलब क्या हो गया कि पॉलिसी कब तक चलती रहेगी? लगातार, जब तक कि वो पर्सन जीवित रहेगा तब तक उसकी पॉलिसी कंटिन्यू चलती रहेगी। इन लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर्ड इज कॉल्ड एश्योर्ड। लाइफ इंश्योरेंस में हमने बात करी थी जस्ट ऊपर कि इंश्योर्ड जो पर्सन होता है उसे अपन एश्योर्ड कहते हैं, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? एश्योरेंस। The premium on the policy is paid for a fixed period of time, say to 20 or 30 years। इसकी जो प्रीमियम है वो लगभग कितने साल तक लगभग जमा करानी होती है? 20 से 30 साल तक पर्सन को प्रीमियम अमाउंट जमा कराना आता है। बट द सम एश्योर्ड इज पेड द बेनिफिशियरी ओनली एट द टाइम ऑफ द डेथ। परंतु उसे कंपनसेशन कब मिलता है? जब उस पर्सन की डेथ होती है। तो कंपनसेशन किसको मिलेगा? उसकी फैमिली को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए मिलेगा। इफ प्रीमियम इज ऑल्सो पेड फॉर द होल लाइफ देन इट इज कॉल्ड होल लाइफ पॉलिसी। और जब प्रीमियम लगातार रेगुलरली होल लाइफ चलती रहेगी, इसका मतलब उसे अपन क्या कहेंगे? होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कहें, एश्योरेंस पॉलिसी कहेंगे। सेकंड टाइप और है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, बात करते हैं इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। बंदोबस्त करना, व्यवस्था करना। इंडोमेंट मीन्स अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर पेज ए पर्टिकुलर सम एट द डेथ ऑफ द पर्सन और ऑन अटेनिंग ए पर्टिकुलर एज ऑफ ऑन एक्सपायरी ऑफ ए फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम विच एवर कम्स अर्ली। हमने बात करी थी कि एश्योरेंस के अंदर एक सिचुएशन और बनती है जिसके अंदर क्या होता है? पर्सन की या तो डेथ हो जाए या फिर मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट हो जाए। दोनों में से जो भी कंप्लीट हो जाता है
ऐसी सिचुएशन में जो भी चीज़ पहले हो जाती है, ऐसी सिचुएशन में उसे क्या मिल जाता है, कंपनसेशन का जो भी अमाउंट है वो उसे मिल जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। इन केस ऑफ डेथ द कंपनसेशन इज पेड टू द लीगल हेयर्स ऑफ द डिजीज्ड पर्सन। कंपनसेशन किसे मिलेगा, ऑब्वियसली पर्सन की डेथ हो जाएगी तो उसके जो लीगल अथॉरिटीज़ हैं, पर्सन से रिलेटेड हैं, फैमिली मेम्बर से, उन्हें मिलेगा। इन केस ही सर्वाइव देन एश्योर्ड हिमसेल्फ गेट्स द कंपनसेशन अमाउंट। और अगर वो मरता नहीं है, डेथ नहीं होती है, सर्वाइव करता है, तो उसे खुद को ये पेमेंट मिलेगा। Apart from these two categories of life assurance policy, there are various other kinds of life insurance policy offered by various companies such as LIC. इसी टाइप से जिसकी हमने बात करी, लाइफ एश्योरेंस और एंडोमेंट, इसी से रिलेटेड, इसी से सिमिलर पॉलिसीज़ LIC है और अदर कंपनीज है, रिलायंस है, बिरला सन लाइफ है, ये सब जने लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाते हैं। और कॉमन पॉलिसीज़ डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट मैटर को लेकर, जीवन मित्रा, जीवन साथी, मनी बैक पॉलिसी, जीवन सुरभि, बीमा संदेश, जीवन किशोर, ये वेरियस टाइप की पॉलिसीज़ के नाम हैं जो कि पर्सन ले सकता है। और इनके सबके अलग अलग सब्जेक्ट हैं, कैटेगरीज हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि पर्सन रीड करके पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। इंश्योरेंस में सेकंड पार्ट पे बात करते हैं, फायर इंश्योरेंस। नाम से क्लियर है, हमने पहले बात कर ली इंश्योरेंस और एश्योरेंस में डिफरेंस है। फायर इंश्योरेंस मतलब अगर कोई कॉजेज, डैमेजेस फायर की वजह से हो जाते हैं, पर्सन को लगता है कि उसकी कोई शॉप है और फायर से उससे लॉसेस हो सकते हैं, आग लग सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या करता है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी in return for compensation agrees to indemnity the other party for the financial loss. फायर इंश्योरेंस में क्या होगा, एक पार्टी जो कि इंश्योरर है दूसरी पार्टी को कंपनसेशन प्रोवाइड कराता है, किसके लिए, फाइनेंशियल लॉसेज होने के बदले में। और ये इसके बदले में वो क्या लेता है, एज ए प्रीमियम लेकर कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल लॉसेज से सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है, विच द लेटर में सफ़र ड्यू टू डैमेजेस, जो भी लॉसेस हो सकते हैं, टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड बाय फायरिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है पॉलिसी, प्लस प्रीमियम अमाउंट भी अलग अलग होता है, अलग अलग पॉलिसी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देती है इंश्योरेंस पॉलिसी। द कॉन्ट्रैक्ट कंटेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशन इज नॉन एज पॉलिसी, जिसके अंदर पॉलिसी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है ना, प्रीमियम कितनी होगी, सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, कौन कौन सी रिस्क कवर होगी, जितने भी कंटेंट होते हैं जिसके अंदर लिखे जाते हैं और जिसको दोनों पार्टी कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, पॉलिसी कहते हैं। जनरली द फायर पॉलिसी कंटेंट्स द नेम ऑफ द पार्टीज, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। जनरली जो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होगी उसके अंदर पार्टीज़ के नाम होते हैं, इंश्योर्ड प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन होगा, द सम फॉर विच प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड, कितने अमाउंट तक उसे कंपनसेशन मिलेगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेबल एंड कितना वो प्रीमियम पे करेगा, ईयरली या हाफ ईयरली जो भी उनका पॉलिसी में लिखा हुआ है, एंड द पीरियड इंश्योर्ड अगेंस्ट। जनरली द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज़ 1 ईयर, और कितने ईयर के लिए, तो जनरली इंश्योरेंस पॉलिसी कितने ईयर तक के लिए ली जाती, कितने ईयर तक कंटिन्यू, 1 ईयर उसका होता है, फिर अगले साल वापस से पर्सन को प्रीमियम पे करना होता है। फायर इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस और डैमेजेस बाय फायर। फायर इंश्योरेंस किससे रिलेटेड है, फायर इंश्योरेंस में पर्सन को किससे प्रोटेक्शन मिलता है, लॉस बाय, डैमेजेस बाय फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन। फायर मीन्स एक्चुअल फायर एंड इग्निशन। फायर का मीन्स यहाँ पर क्या है, एक्चुअल फायर से होने वाले लॉसेस का ही उसे कंपनसेशन मिलेगा, है ना। आग लग जाना, अगर आग लगने से, इग्निशन मीन्स भी आग लग जाना, है ना, तो अगर लॉस बाय फायर होगा तो ही उसे कंपनसेशन मिलेगा, बाकी उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा।
एंड इट शुड बी एक्सीडेंटल, और लॉस बाय फायर जो उससे होना चाहिए हुआ है वो क्या होना चाहिए एक्सीडेंटल होना चाहिए, इंटेंशनली नॉट इंटेंशनल। पर्सन अगर जानबूझकर लॉस बाय फायर करवा देता है और आग लगाता है और फिर वो कंपनसेशन मांगता है तो ऐसी सिचुएशन में उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। फायर पॉलिसी कवर्स लॉस थ्रू फायर कोज्ड, फायर पॉलिसी के अंदर फायर से होने वाले लॉस को कवर किया जाता है। कोज्ड जिसमें क्या क्या रियॉट, सिविल, स्ट्रीफ, रिबिलेशन और फॉरेन एमिनी। मतलब कोई अगर दंगा लग जाए, दंगा हो जाए, कर्मचारी एम्प्लॉय हड़ताल कर दें, संघर्ष हो जाए, सिविल स्ट्रीफ मतलब नागरिकों का संघर्ष हो जाए, कर्मचारियों का, लोगों का कोई रिबिलिशन मतलब विद्रोह हो जाए, ऐसी सिचुएशन में अगर सब जने आग लगा दें कंपनी के अंदर या फर्म को, फैक्ट्री को, तो उसे कंपनसेशन मिलेगा। ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल ऑन फायर इंश्योरेंस। और अभी हमने आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। वो सारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं वो कहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी पर एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट, काइंड्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस जैसे हमने अभी एश्योरेंस के टाइप पढ़े थे वैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी के भी, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी के भी टाइप्स हैं। फर्स्ट, स्पेसिफिक पॉलिसी। जब किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए कोई पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो उसे हम स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस और डैमेज बाय फायर टू द property insured up to the amount of some specific against the particular property in the policy। इसके अंदर एक पर्सन यानी इंश्योरर इंश्योर्ड की किसी प्रॉपर्टी के डैमेजेस, कॉजेज, नुकसान होने पर क्या करेगा, कंपनसेशन प्रोवाइड करवाने के लिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर करता है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से रिलेटेड। नेक्स्ट, डबल इंश्योरेंस। यहाँ समझने वाली बात है कि डबल इंश्योरेंस किसे कहते हैं। व्हेन मोर देन वन पॉलिसी इज टेकन टू कवर द सेम रिस्क। जब किसी एक ही रिस्क को कवर करने के लिए दो पॉलिसी ली जाए तो उसे अपन क्या कहते हैं, डबल इंश्योरेंस पॉलिसी। डबल इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ बातें ध्यान रखने की है क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर एप्लीकेबल होते हैं। क्या क्या बातें ध्यान रखने जैसी हैं। ए पर्सन इज़ फ्री टू टेक एनी नंबर ऑफ फायर पॉलिसी फॉर द सेम प्रॉपर्टी। हर पर्सन अपनी प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा पॉलिसी ले सकता है बट ही कैन नॉट रिकवर मोर देन द लॉस अमाउंट और मोर देन द वैल्यू ऑफ इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। परंतु पर्सन होने वाले लॉस से ज़्यादा पैसा कंपनियों से, इंश्योरेंस कंपनी से नहीं ले सकता है और इंश्योर्ड प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उससे ज़्यादा कंपनसेशन भी पर्सन नहीं ले सकता है। देन द पॉलिसी अमाउंट फ्रॉम ऑल द इंश्योरेंस। सारे इंश्योरेंस से मिलाकर भी वो इंश्योरेंस पॉलिसी की इंश्योर्ड की जो प्रॉपर्टी है उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं ले सकता है, प्लस एक्चुअल लॉस हुआ है उससे ज़्यादा भी नहीं ले सकता है। ऑल द इंश्योरेंस विल बी लाइबल टू पे ओनली ए प्रपोर्शन ऑफ द लॉस सफर्ड बाय द इंश्योर्ड। सारे जो इंश्योरर हैं वो क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट मैटर है, कॉज है, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है उसको जिस प्रीमियम लिए उस प्रपोर्शनेट में डिवाइड करके पर्सन को कंपनसेशन पे करेंगे। फॉर एग्जांपल, ए पर्सन इंश्योर्ड हिज हाउस वर्थ 2 लाख। एक पर्सन ने अपनी जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली 2 लाख रुपए की अगेंस्ट द फायर और फायर इंश्योरेंस के अंडर पॉलिसी ईच ऑफ 2 लाख। और पर्सन ने क्या करा, दो लाख रुपए की दो जगह से उसने पॉलिसी ली। इफ़ द हाउस इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर देन ही कैन नॉट क्लेम 2 लाख। वो अगर उसके हाउस को नुकसान हो जाता है, लॉसेस हो जाते हैं आग लगने की वजह से, तो वो दोनों इंश्योरर से 2-2 लाख रुपए का कंपनसेशन नहीं ले सकता है। ऐसी सिचुएशन में बोथ पार्टी, मतलब अगर वो दोनों जने उसे 2-2 लाख रुपए देंगे तो उसके पास 4 लाख रुपए हो जाएंगे, जबकि उसकी 4 लाख हो जाएंगे, जबकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, 2 लाख है। फ्रॉम द बोथ इंश्योरेंस बिकॉज
बाय डूइंग सो ही विल गेट 4 लाख एंड विल मेक प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, और उससे क्या हो जाएगा, 2 लाख का फायदा हो जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरर इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट, इंश्योरेंस कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं किया जाता है। ही विल गेट 1 लाख फ्रॉम ईच इंश्योरेंस, इंश्योरर वो क्या कर सकता है, दोनों कंपनियां उसे 1-1 लाख रुपए का कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगी ईच इंश्योरर, एंड कलेक्ट द लॉस अमाउंट विच इज 2 लाख, और वो 2 लाख रुपए का जो भी उसे लॉसेज हुआ है उस अमाउंट को कलेक्ट कर सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस के टाइप की, री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस क्या होता है, अंडर दिस the insurer enters into another contract of insurance with another insurer for the whole or a part of risk covered by the first insurer। री-इंश्योरेंस का मतलब होता है जब कोई इंश्योरर किसी कंपनी का जब कोई इंश्योरर और इंश्योरर किसी पर्सन का इंश्योर्ड करती है, उसे इंश्योरेंस करती है, और जब उस कंपनी को लगता है कि इंश्योरेंस का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, तो वो जो इंश्योरर है वो इंश्योरर अगर किसी नेक्स्ट कंपनी से, किसी दूसरी कंपनी से रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंश्योरेंस करवा लेती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे री इंश्योरेंस कहेंगे। देयरफॉर ही री इंश्योर्स द कॉन्ट्रैक्ट विथ वाई ऑफ 5 लाख। ऐसी सिचुएशन में जैसे 10 लाख की प्रॉपर्टी है और वो किसी पर्सन से बिलोंग करती है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कंपनी को लगता है कि 10 लाख की प्रॉपर्टी की प्रीमियम लेने के बाद वो उसका कंपनसेशन नहीं दे सकती है, तो वो ऐसी सिचुएशन में उसका कुछ पार्ट दूसरी कंपनी से कोलैबोरेशन के साथ इंश्योरेंस करवा देती है और हाफ प्रीमियम उसे दे देती है। तो 5 लाख एक कंपनी के पास इंश्योरेंस हो गया और 5 लाख अदर के पास हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, री इंश्योरेंस कहेंगे। हमने जब डबल इंश्योरेंस पढ़ा था तो डबल इंश्योरेंस में पर्सन खुद डबल इंश्योरेंस लेता है 2 कंपनी से, जबकि री इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी उस प्रॉपर्टी का अदर कंपनी के साथ में कोलैबोरेशन के साथ इंश्योरेंस करवा लेती है। बात करते हैं, यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है पूरा री इंश्योरेंस से रिलेटेड। आगे डिस्कस करते हैं मैराइन इंश्योरेंस क्या होता है ना। समुद्री बीमा, समुद्र के अंदर वेसल शिप्स वन कंट्री से अदर कंट्री पे जाते हैं, तो उस पर जो गुड्स लोड होता है या जो शिप होता है उसके लॉसेस कॉजेज को, रिस्क को कवर करने के लिए क्या किया जाता है, मैराइन इंश्योरेंस किया जाता है। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैराइन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज ए अरेंजमेंट अंडर विच द इंश्योरर undertakes to indemnify the insured to the manner and the extent thereby agrees against marine losses। मैराइन लॉसेस मतलब समुद्र में होने वाले लॉसेस को, डैमेजेस को, रिस्क को कवर करने के लिए पर्सन क्या करता है, मैराइन इंश्योरेंस लेता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। मैराइन इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो मैराइन रिस्क आर द पेरिल्स ऑफ सी। मैराइन रिस्क के अंदर कौन कौन सी रिस्क, जोखिम, समुद्र के अंदर जो भी पेरिल्स हो सकती हैं, जोखिम्स हो सकती हैं, जैसे स्ट्रॉम, कोलिजन, कैप्चर, सीजर, सिंकिंग ऑफ शिप, तूफान आना, टक्कर लग जाना, है ना, कोलिजन मतलब टक्कर लग जाना, और कैप्चर करना मतलब जो डाकू हैं, रॉबर्स हैं, उनके थ्रू कब्जा कर लेना, सीजिंग कर लेना, और सिंकिंग यानी समुद्र के अंदर शिप का डूब जाना। इन सब चीज़ों के लिए पर्सन क्या कर सकता है, मैराइन इंश्योरेंस ले सकता है। मैराइन इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। मैराइन इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। द इंश्योर्ड में बी कार्गो ओनर और शिप ओनर ऑफ फ्राइट रिसीवर। इंश्योर्ड कौन हो सकता है, जो कार्गो का ओनर भी हो सकता है जिसने गुड्स लोड किया है, या फिर शिप का मालिक भी हो सकता है। द इंश्योरर इज नोन एज द एन अंडरराइटर, और इसके अंदर जो इंश्योरर है उसे अंडरराइटर भी कहा जा सकता है। द इंश्योर्ड पेज ए पर्टिकुलर सम विच इज कॉल्ड ए प्रीमियम, और इंश्योर्ड इसके अंदर क्या करता है, जैसे हमने पढ़ा था कि इंश्योर्ड को इंश्योरेंस करवाने के लिए कुछ प्रीमियम पे करनी पड़ती है,
in exchange for undertaking from the insurer to indemnify the insured against the losses or damage caused by the sea peril. समुद्र में होने वाली जोखिमों से बचने के लिए पर्सन क्या करता है, प्रीमियम अमाउंट जमा कराता है. इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस और सी पेरिल. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेराइन इंश्योरेंस पॉलिसी. अब आप बात करते हैं, जैसे हमने लाइफ इंश्योरेंस के, फायर इंश्योरेंस के डिफरेंट टाइप पढ़े थे, वैसे ही मेराइन इंश्योरेंस के भी कुछ टाइप है. फर्स्ट, cargo insurance. This form of marine insurance includes the cargo or the goods contained in the ship and the personal belonging of the crew and passengers. कार्गो इंश्योरेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? एक तो कार्गो, भाड़ा जितना भी लगेगा उस गुड्स को लोड करने से रिलेटेड, वन प्लेस से जाने के दूसरे प्लेस का, प्लस गुड्स का, और जो कि भी पैसेंजर से और क्रू से रिलेटेड है, इन सब चीज़ों का इंश्योरेंस होता है कार्गो इंश्योरेंस के अंदर. हुल इंश्योरेंस. हुल इंश्योरेंस का मतलब होता है पूरा इंश्योरेंस. समुद्र के अंदर जो शिप है, जो पूरा वेसल है, उस पर जो फ्यूल है, जो गुड्स है, जो कार्गो है, उन सब चीज़ों का अगर एक साथ इंश्योरेंस होगा तो वो हुल इंश्योरेंस कहलाएगा. अंडर दिस द होल शिप इज इंश्योर्ड. पूरे शिप का इंश्योरेंस हो गया है. इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट्स. इसके अंदर इंश्योरेंस के वेसल, पूरा जहाज का, शिप का, प्लस उसके इक्विपमेंट जितने भी हैं, जैसे फर्नीचर, फिटिंग, टूल्स, मशीनरी, फ्यूल, इंजन, स्टोर्स, ये सब, इन सब का भी क्या हो चुका है, इंश्योरेंस हो गया है हुल इंश्योरेंस के अंदर. पर कार्गो के अंदर पूरे वेसल का, पूरे शिप का इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं है. वहाँ पर सिर्फ जो गुड्स है प्लस कंटेन है. कार्गो के अंदर जो गुड्स लोड है प्लस कार्गो वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जाने के लिए जो किराया लगा है, भाड़ा, वो ये सारी चीज़ें उसके अंदर इंक्लूड है कार्गो के अंदर, पर उसके अंदर होल शिप इंक्लूड नहीं है. जनरली द ओनर ऑफ शिप अंडरटेक हुल इंश्योरेंस. जनरली जो हुल इंश्योरेंस है वो कौन लेता है? जो शिप का मालिक होता है, वेसल का मालिक होता है, वो क्या करता है, हुल इंश्योरेंस लेता है, ताकि उसे पूरे शिप के डैमेजेस, लॉसेस की रिस्क को कवर कर सके. नेक्स्ट, अब हम जनरली कुछ इंश्योरेंस की और बात करते हैं, जैसे फ्राइट इंश्योरेंस मतलब भाड़ा. सच इंश्योरेंस या किराया. सच इंश्योरेंस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्राइट. जो भी फ्राइट से रिलेटेड, किराए से रिलेटेड, भाड़े से रिलेटेड नुकसान होने की संभावना रहती है, उन सब का इंश्योरेंस फ्राइट इंश्योरेंस के अंदर कवर होता है. नेक्स्ट, हेल्थ इंश्योरेंस. अब हम कुछ अलग इंश्योरेंस की बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है. तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जब भी पर्सन इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है तो वो सब किसके अंदर कवर होती है? हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर. हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस. और इसके अंदर पर्सन को मेडिकल से जितने भी खर्चे होते हैं, डिजीजेज बड़ी बड़ी होती हैं, तो उन सब का कंपनसेशन हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर मिलता है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू. मेडिकल एक्सपेंसेस इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन एंड हिज फैमिली. उसके परिवार और इंश्योर्ड पर्सन को अगर बीमार हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में मेडिकल एक्सपेंसेस का कंपनसेशन मिलता है. किसके थ्रू? हेल्थ इंश्योरेंस के थ्रू. इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कवरेज. हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से इंश्योरेंस होते हैं उनकी बात करते हैं, या कौन कौन सी रिस्क को कवर किया जाता है. फर्स्ट, बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस. हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मेडिकल से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उन सबको कवर किया जाता है, लाइक हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विसेज. मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक इलनेस, सडन डिजास्टर, अचानक बड़ी बड़ी बीमारी हो गई पर्सन को, उनको कवर करने के लिए कौन सी पॉलिसी ली जा सकती है? मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस पॉलिसीज. लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, पर्सन को लॉन्ग टर्म तक अगर हॉस्पिटल में रहना है तो उसके लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन की अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जा सकती है. मेडिकल सप्लीमेंट्स, जिसकी मेडिकल सप्लीमेंट के अंदर मेडिकेयर प्रोग्राम्स और सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है. एंड लास्ट, डिसेबिलिटी इनकम. It replaces the income lost by the insured while the insured is unable to work. Disabled income के अंदर
पर्सन जब बीमार हो जाता है तो वो जॉब पर नहीं जा सकता है, उसकी वजह से उसे जो लॉसेज हुए हैं उसको भी डिसेबल्ड इनकम के अंदर कवर किया जा सकता है। मेडिकल सप्लीमेंट के अंदर इट फिल्स गैप इन मेडिकेयर प्रोग्राम ऑफ सोशल सिक्योरिटी। ये किसको दूर करता है? मेडिकेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिससे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है पुअर और नीडी पर्सनस को। और लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन में नर्सिंग होम चार्जेस जो होते हैं, है ना, वो सारे भी कवर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। हमने लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप की सर्विसेज की डिस्कशन किया था। बैंकिंग सर्विसेज पे, इंश्योरेंस सर्विसेज मेजर जो हमने बात करी थी बिजनेस के अंदर, बैंकिंग और इंश्योरेंस सर्विसेज या बिजनेस से रिलेटेड सर्विसेज हमने बात करी। अब हम बात करते हैं पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज की, कि पोस्टल और टेलीकॉम से रिलेटेड कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं। द गवर्नमेंट एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स प्रोवाइड पोस्टल सर्विसेज। पोस्टल मतलब डाक, वन प्लेस से एक ईमेल को, मेल को, संदेश को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पहुंचाने के लिए पोस्टल सर्विसेज यूज़ में ली जाती है। तो मेन फीचर्स क्या क्या हैं पोस्टल सर्विसेज के, जिसे जनरली हम जानते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करवाता है। ऑल द पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। जितनी भी पोस्टल सर्विसेज हैं वो किसके थ्रू कंट्रोल की जाती है? गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल की जाती है पोस्ट ऑफिस में। द पोस्टल डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विसेज एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। नेशनल लेवल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। Along with the postal services nowadays, various financial services are also offered by the postal department. आजकल पोस्टल डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफिस के थ्रू पोस्टल सर्विसेज के साथ फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, फिक्स्ड एफडी, ऐसे सारी फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। पोस्ट ऑफिस हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट सर्विस टू कॉम्पीट द कोरियर सर्विस। और आज के समय में जो कोरियर सर्विस हैं उसको कंपटीशन देने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए पोस्ट ऑफिस कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवाता है? स्पीड पोस्ट की सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जिससे कोई भी मैसेज या डाक या पोस्ट जल्दी से वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पहुंचाई जाती है स्पीड पोस्ट के थ्रू। पोस्ट ऑफिसेज ऑल्सो प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट सर्विसेज ऑफ टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन। पोस्ट ऑफिस टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन की सर्विस भी प्रोवाइड करवाता है। पोस्टल सर्विसेज आर हाईली रिलायबल। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ड्रॉबैक्स की, कि पोस्टल सर्विसेज जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं इनकी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, कमियां भी हैं। फर्स्ट, स्लो इन स्पीड। जो पोस्ट है, जो मैसेज है, जो डाक है, वो पहुंचने में कभी कभी समय लगता है, बहुत स्लो स्पीड से जाता है। ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर, नौकरशाही, है ना, व्यवस्था इसके अंदर इंक्लूड है। ड्यू टू स्लो स्पीड एंड ब्यूरोक्रेटिक नेचर, बिजनेसमैन रिले ऑन प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज कॉल्ड कोरियर सर्विसेज। नौकरशाही व्यवस्था प्लस ब्यूरोक्रेटिक नेचर के कारण, स्लो स्पीड के कारण पोस्ट ऑफिस को आज के समय में लोग कम यूज़ में लेते हैं। मैसेज को, पोस्ट को पहुंचाने के लिए जनरली कहाँ जाते हैं? कोरियर, प्राइवेट कुरियर सर्विसेज के पास जाते हैं। दीज कुरियर सर्विसेज प्रोवाइड डेस्क टू डेस्क सर्विसेज। ये जो कुरियर सर्विसेज हैं ये क्या प्रोवाइड कराते हैं? डेस्क टू डेस्क सर्विसेज। दैट इज़ द पिकअप पार्सल फ्रॉम द ऑफिस और द सेंडर एंड डिलीवर एट द ऑफिस ऑफ द रिसीवर। इन्होंने अलग अलग जगह पर कुरियर सर्विस ने ऑफिस खोल रखे हैं, जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस से पार्सल को कलेक्ट करते हैं और अलग ऑफिस पर पार्सल पहुंच जाता है, जहाँ पर पर्सन उसे कलेक्ट कर सकता है। दे आर वेरी फास्ट एंड हाई रिलायबल। ये जितनी भी सर्विस, ये जो कुरियर सर्विस हैं ये बड़ी फास्ट होती हैं और रिलायबल भी होती हैं, भरोसेमंद भी होती हैं। द वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू कुछ सर्विसेज जो भी प्रोवाइड की जाती हैं उनको हम कुछ कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, द वेरियस फाइनेंशियल फैसिलिटीज़। पोस्ट ऑफिस क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है? हमने बात करी थी कि फाइनेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराता है पोस्ट ऑफिस। वेरियस सेविंग स्कीम्स आर ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस सच एज
प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र एंड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, सेविंग अकाउंट, टाइम डिपॉजिट्स एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटीज़। ये सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कहाँ मिल सकती है हमें? पोस्ट ऑफिस के अंदर। मेल सर्विसेज यानी मैसेज को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे भेजना। मेल सर्विसेज कंसिस्ट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मेल सर्विसेज में आर्टिकल्स को, पार्सल को भी वन प्लेस से अनदर प्लेस पर भेजना इंक्लूड है, विथ नॉर्मल ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। और इसके अंदर नॉर्मल ट्रांसफ़र की जो मेथड है वो नॉर्मल है, जैसे कि कुरियर में वैसा नहीं है। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ transmitted articles and insurance facility that covers all the risk in the course of transmission by post। पोस्ट ऑफिस के अंदर जो मेल को, आर्टिकल्स को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पहुंचाने की जो फैसिलिटी है, इसके लिए इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाती है पोस्ट ऑफिस, प्लस जिससे कि जो भी रिस्क है, कॉजेज हैं, डैमेजेस हैं, उनको कवर किया जा सके। मेल सर्विसेज ऑफर्ड बाय पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के थ्रू कौन कौन सी मेल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट, यूपीसी, अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट। ये जो सर्विस है ये कुरियर सर्विस से पहले पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करवाता था और जनरली पर्सन इसे यूज़ लेता था। अभी यूपीसी का यूज़ कम हो चुका है। दिस सर्विसेज इज़ नाउ रेयरली यूज्ड, वेयर एज दिस सर्विसेज वाई फ्रिक्वेंटली यूज्ड बिफोर कॉरियर सर्विस। कॉरियर सर्विस से पहले ये ज़्यादा यूज़ में ली जाती थी, आजकल इसका उपयोग कम होता है। इन यूपीसी द सेंडर विल डिलीवर द पार्सल और लेटर विथ ऑर्डिनरी पोस्ट एट स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस एट एक्स्ट्रा नॉमिनल cost, says ₹1 for 3 envelope and have proof of postage later। इसके अंदर वन प्लेस से अनदर प्लेस पे पार्सल को, लेटर को पहुंचाया जाता था, प्लस इसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ नॉमिनल चार्जेस होते थे जो इसके अंदर एनवलप, लिफाफे वगैरह के अंदर पार्सल को रखकर 2-3 रुपये एक्स्ट्रा लेकर पहुंचाया जाता था। रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट भी एक मेथड है पोस्ट ऑफिस की, जिसके अंदर सेंडर्स एफिक्सेस मोर पोस्टल स्टैम्प्स, इसके अंदर मोर, एक से ज़्यादा डाक टिकट स्टैम्प्स लगाए जाते हैं ऑन एनवलप एंड डिलीवर एट द काउंटर ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड ऑब्टेन रिसिप्ट। और पर्सन जब डाक को, पार्सल को रजिस्टर्ड डाक अदर प्लेस पर जहाँ पर भी पहुँचाया जा रहा है वहाँ पर पहुंचाता है तो वहाँ से उसे रिसिप्ट भी मिलती है। देन द पोस्टल अथॉरिटीज़ विल डिलीवर दैट पार्सल और लेटर टू द एड्रेस ओनली। जिससे क्या होता है, रिसिप्ट मिलने से जो पर्टिकुलर एड्रेस से जो पर्टिकुलर पर्सन है उसी के पास में पार्सल पहुंचता है। वेरेज लेटर सेंट अंडर यूपीसी में रीच एड्रेस और मे नॉट। और कई बार यूपीसी के अंदर जो लेटर भेजा जाता है वो उस एड्रेस पर पहुंचता भी है और कई बार नहीं पहुंच पाता है। पार्सल पोस्ट, इट इज़ ए सर्विस ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग पार्सल थ्रू द पोस्ट अक्रॉस द कंट्री। वन कंट्री से अनदर कंट्री में किसी भी पार्सल को भेजने के लिए पार्सल पोस्ट का यूज़ में लिया जाता है। एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री, कंट्री के अंदर और कंट्री के बाहर। दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल वे टू सेंडिंग द पार्सल। ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है पार्सल को एक वन कंट्री से या वन प्लेस से अनदर प्लेस पर भेजने का। नेक्स्ट, स्पीड पोस्ट, इट इज़ अ सर्विस टू सेंड द मेल एज फास्ट एज पॉसिबल। स्पीड पोस्ट के अंदर जितना जल्दी हो सके किसी भी पार्सल को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर पहुंचाया जाता है। इन दिस द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स टाइम बाउंड डिलीवर ऑफ मेल। इसके अंदर पोस्ट को, मेल को कितने समय में पहुंचाया जाएगा उसका टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स होता है। लेटर एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, द चार्जेस ऑफ स्पीड पोस्ट आर हायर देन ऑर्डिनरी मेल। ऑर्डिनरी मेल के कंपैरिजन में जो स्पीड पोस्ट है उसके चार्जेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे क्योंकि फिक्स टाइम ड्यूरेशन में उस पोस्ट को पहुंचाया जाता है। आजकल पोस्ट ऑफिस के थ्रू कॉरियर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। कुरियर सर्विसेज इज़ प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट पोस्ट ऑफिस फॉर प्रोवाइडिंग डेस्क टू डेस्क सर्विसेज। डेस्क टू डेस्क सर्विसेज के लिए कुरियर सर्विसेज जनरली कौन सी प्रोवाइड कराता है, प्राइवेट पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराते हैं। दे आर फास्टर और मोर रिलायबल, ये ज़्यादा भरोसेमंद और फास्टर होते हैं। दिस सर्विसेज इज़ कंपेरेटिवली चीप
चीपर देन सर्विसेज प्रोवाइड बाय पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के कंपैरिजन में ये सर्विसेज क्या हैं, थोड़ी चीप हैं और सस्ती पड़ जाती हैं अदर सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम दीज मैनी अदर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय पोस्ट ऑफिस सच एज, इसी से रिलेटेड पोस्ट ऑफिस और भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, लाइक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र, पैसा स्थानांतरण, विदेश में पैसा ट्रांसफ़र करना, ई बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल पे करना, पोस्ट फैसिलिटीज़। पोस्ट ऑफिस की हमने बात करी थी, पोस्ट की तो सर्विस है ही है, पार्सल की सर्विस है ही है, कुरियर सर्विसेज है ही हैं। इसके साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड कराता है पोस्ट ऑफिस। क्या क्या है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक प्रोवाइड करवाता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस भी प्रोवाइड कराता है। फर्स्ट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट को हमने पढ़ा था, जब पर्सन पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ, स्पेसिफिक अमाउंट हर मंथ जमा कराता रहता है कंटिन्यूसली और मैच्योरिटी डेट पे उसे पैसा वापस मिल जाता है, इसके ऊपर उसे सेविंग अकाउंट से ज़्यादा ब्याज मिलता है। पोस्ट ऑफिस opens recurring deposit account like bank. In this account an amount of money is deposited regularly, regular payment every month, continuously regularly हर मंथ पैसा जमा कराता है और every day every week for a fixed period of time, fixed time period के लिए the amount saved is repaid on the maturity along with interest। जो पैसा है वो कब मिलता है उसे, मैच्योरिटी डेट पर विथ इंटरेस्ट पे करता है पोस्ट ऑफिस। द इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज हायर देन सेविंग अकाउंट, और इस पर जो ब्याज मिलता है वो सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, बैंक की फाइनेंशियल स्कीम बाय पोस्ट ऑफिस, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड कराता है, पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड कराता है। अंडर दिस स्कीम ए फिक्स्ड अमाउंट इज डिपॉजिटेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड, लाइक एफडी के जैसे कुछ पैसा जमा करा दिया जाता है। टाइम एंड अमाउंट विथ इंटरेस्ट इज पेड आफ्टर 6 ईयर, और उसे 6 वर्ष के बाद में वो पैसा वापस विथ इंटरेस्ट मिल जाता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन बाय NSC इज मोर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी से ज़्यादा पैसा मिलता है उसे NSC सर्टिफिकेट पर। द डिपॉजिटर इज NSC कैन अवेल एग्जेम्पशन इन इनकम टैक्स ऑल्सो। इस NSC सर्टिफिकेट पे उसे सेक्शन 80G के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलती है। नेक्स्ट, किसान विकास पत्र। पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र भी प्रोवाइड कराता है। जिन लोगों को सेक्शन 80C के अंदर टैक्स की रिबेट एग्जेम्पशन चाहिए होते हैं वो क्या करते हैं, मनी कैन डिपॉजिट एन ए फिक्स्ड फिक्स टाइम पीरियड के लिए पैसा जमा कराते हैं और इंटरेस्ट भी मिलता है और सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग उसे रिबेट भी मिल जाती है। ऑन किसान विकास पत्र। पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF के अंदर पर्सन को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लाइक पोस्ट ऑफिस ऑल्सो अलाउ द फैसिलिटी ऑफ ओपनिंग PPF अकाउंट। इन द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट मनी एनी टाइम इन फाइनेंशियल ईयर। PPF के अंदर पर्सन कभी भी पूरे वित्तीय वर्ष के अंदर फाइनेंशियल ईयर में कभी भी पैसा जमा करा सकता है, बट द मनी कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर 15 ईयर। पर PPF अकाउंट से पर्सन 15 साल बाद में ही पैसे निकाल सकता है। उसका लॉक इन पीरियड क्या है, 15 ईयर्स है। दिस अकाउंट इज ओपन टू गिव ए काइंड ऑफ पेंशन बेनिफिट। इस अकाउंट के थ्रू से पेंशन के जैसा बेनिफिट मिल जाता है। मैक्सिमम ऑफ 1.5 लाख कैन बी डिपॉजिट इन PPF अकाउंट। पर्सन मैक्सिमम 1.5 लाख अमाउंट 1,50,000 रुपये तक का अमाउंट PPF अकाउंट के अंदर 1 ईयर के अंदर जमा करा सकता है। इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्टेड अंडर 80C, और इसके अंदर इनकम टैक्स के इसके थ्रू इनकम टैक्स में 80C के तहत छूट भी मिलती है। लास्ट, फाइनेंशियल सर्विस बाय पोस्ट ऑफिस MIS, मंथली इनकम स्कीम। Under this account, a fixed amount is deposited in post office and interest on the amount is given every month. इसके अंदर पर्सन क्या करता है, एक फिक्स्ड अमाउंट पोस्ट ऑफिस के अंदर जमा करा देता है और उसे पोस्ट ऑफिस हर महीने इंटरेस्ट पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन डिपॉजिटेड 10 लाख फॉर 10 ईयर। जैसे कोई एक पर्सन ने 10 लाख रुपए 10 साल तक के लिए जमा कराए, द इंटरेस्ट ऑफ 10 लाख विल बी पेड टू हिम एवरी मंथ। उसे हर महीने क्या मिलेगा, 10 लाख का ब्याज मिल जाएगा फॉर द 10 ईयर्स, 10 साल तक के, और मैच्योरिटी डेट होने पर उसका जो 10 लाख रुपीज़ है उसे पोस्ट ऑफिस पुनः
वापस से रिफंड कर देगा।